हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रश्नों के साथ उपस्थित होते थे हर रोज। तो आज फिर से कुछ 10 मिसलेनियस प्रश्न आपके सामने में उपस्थित कर रहा हूँ। वैसे मैं सब्जेक्ट वाइज प्रश्न भी आपके लिए लाता रहूँगा, कुछ प्रश्न लाया भी हूँ। तो इसी तरीके से आगे भी कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज 10-10 सवाल भी लाया जाए, मिसलेनियस भी लाया जाए, प्रतिदिन लाया जाए। तो बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, लगातार वीडियो को देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला है? खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। एक्चुअली इसका एग्जैक्टली लोकेशन देखा जाए तो लेह लद्दाख में है। लद्दाख के लेह में खगोलीय वेधशाला 2001 में स्थापित किया गया था। 2001 में एक दूरबीन लगाया गया था। वह दूरबीन खगोल के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में रिसर्च करेगी और रिसर्च करके उसकी जानकारी इकट्ठा करेगी। खगोल का मतलब आसमान में जितने भी पिंड आपको दिख रहे हैं, तारा, नक्षत्र, ग्रह, प्लेनेट, स्टार्स, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं। इनके बारे में रिसर्च करने के लिए जो सेंटर बनाया जाता है, जो प्रयोगशाला बनाया जाता है, उसे बोलते हैं वेधशाला। तो वेधशाला में क्या लगाया गया? दूरबीन लगाया गया है। एक हाई रिजोल्यूशन का एक टेलीस्कोप लगाया गया है और उस टेलीस्कोप का लगाने का जो स्थान है वो लेह है। एग्जैक्टली है कहाँ वो? लेह में। निम्नलिखित में से किस भारतीय खगोलीय वेधशाला किस राज्य में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के लद्दाख के लेह में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? भारत में 2 सीमा है, एक समुद्री सीमा और एक स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई दे रहा है 15,200। ये भी एक जीके नोट कर सकते हैं आप। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। जो भारत की समुद्री सीमा है, भारत के समुद्री सीमा से कितने राज्य टच करते हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र को छूते हैं। इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के समुद्री सीमा की लंबाई देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। अगर आइलैंड को भी उसमें शामिल कर दीजिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जितने भी द्वीप भारत के कब्जे में है उनको भी शामिल कर लीजिए तो 7516 किलोमीटर के आसपास आता है लंबाई। यानी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और सागरीय सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए तो 7516 के आसपास। लेकिन अगर केवल आइलैंड को हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर। तो क्वेश्चन है कि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन ए। मैं बता दूं आप लोगों को, एक ट्रिक है मेरे पास, BCPNMBA। एक ट्रिक है, क्रम से है। भारत में सबसे ज्यादा लंबा सीमा किस देश के साथ, कौन सा राज्य लगता है, कौन सा देश के साथ भारत ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है, उसका ट्रिक है। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। ये सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद शेयर करता है चाइना के साथ, उसके बाद शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद शेयर करता है नेपाल के साथ, उसके बाद शेयर करता है म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम सीमा रेखा भूटान के साथ से अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे अधिक सीमा रेखा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ट्रिक याद कीजिए, BCPNMBA। क्रम से कौन कौन से देश को टच करता है भारत, लंबाई के अनुसार एक क्रम से है। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसको मिटा दे पहले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? भारत, चीन और म्यांमार के मतलब कि ऐसा दर्रा जिससे होकर आप म्यांमार भी जा सकते हैं और चीन भी जा सकते हैं। इंडिया, चीन और म्यांमार के पॉइंट पे है, एक बाउंड्री है जहां पर म्यांमार की बाउंड्री भी लगता है और भारत की बाउंड्री लगता है, उधर चीन की बाउंड्री भी लगता है। वो दर्रा कौन सा है
जो भारत चीन म्यांमार के ट्रिपलेट पर यानी त्रिकोणीय संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है नाथुला, ऑप्शन बी है जेलिप्ला, ऑप्शन सी है बोमडिला, ऑप्शन डी है दीफू। इसका सही उत्तर है दीफू दर्रा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी दीफू दर्रा। आप एक मैप देख लीजिए, अगर इंडिया का मैप आप बनाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है भैया? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, भारत का अरुणाचल प्रदेश। इधर आएगा तो म्यांमार है, इधर आइएगा तो चाइना है। यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर एक दर्रा है, इसी का नाम है दीफू पास। दीफू पास, अंग्रेजी में दर्रा को क्या बोलते हैं? पास। क्वेश्चन क्या था? भारत, म्यांमार और चीन के त्रिकोणीय संगम कौन से दर्रा को कहा जाता है? ये कहा जाता है दीफू दर्रा को। इसी के जस्ट पास में इधर आइएगा, ये भूटान है। कौन सा देश है? भूटान। और ये सिक्किम है, ये भारत का सिक्किम है। और ये नेपाल है। कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? नेपाल। इधर आइएगा तो ये तिब्बत है। क्या है ये? तिब्बत। अगर दर्रा की बात करें तो सिक्किम में 3 दर्रा है। ये जो दर्रा मैंने बनाया ये डाफला दर्रा है, ये जो दर्रा मैंने बनाया ये नाथुला दर्रा है, और ये जो दर्रा हमने बनाया ये दर्रा ये जेलिप्ला दर्रा है। यानी कि जेलिप्ला दर्रा, जेलिप्ला पास, नाथुला पास और डाफला पास, ये 3 पास जो है ये कहा, डाफला नहीं, सॉरी डाफला नहीं, डोकला पास, सॉरी डोकला पास। ये दर्रा जो है डोकला दर्रा है, ये दर्रा जो है जेलिप्ला दर्रा है, और ये दर्रा जो है वो क्या है भैया? नाथुला दर्रा है। तो जेलिप्ला, नाथुला और डोकला ये तीनों सिक्किम में है। ये कहा है भैया? सिक्किम में। ऑप्शन में भी दिया हुआ है नाथुला और जेलिप्ला। तो नाथुला दर्रा, जेलिप्ला दर्रा और डोकला दर्रा सिक्किम में है। और दीफू दर्रा कहाँ है? चाइना, म्यांमार और भारत के त्रिकोणीय संगम पर है। ठीक है। और बोमडिला दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक तो दीफू दर्रा आपने देख लिया, दूसरा दर्रा है बोमडिला, बोमडिला, और तीसरा दर्रा है सेला दर्रा। यानी कि ये 3 पास, डाफला पास, सॉरी दीफू पास, बोमडिला पास और सेला पास, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी हमने 3 दर्रा पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश का और 3 पढ़ लिया सिक्किम का। तत्काल इतना याद रखिएगा, जेलिप्ला दर्रा से तिब्बत जाते हैं, नाथुला दर्रा से चीन जाते हैं, और डोकला दर्रा से कहाँ जाते हैं? भूटान जाते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो गया इस प्रश्न का? सही उत्तर हो गया दीफू पास। सही उत्तर हो गया दीफू दर्रा। इस मैप को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। तुंगभद्रा एक डैम बना हुआ है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर एक डैम है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच के संयुक्त उद्यम है। यानी कि तुंगभद्रा जो डैम है उससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों फायदा उठाते हैं। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? प्रश्न ये पूछा गया है कि तुंगभद्रा बांध से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों लाभ उठाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो तुंगभद्रा, इसमें ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है साबरमती। इसका सही उत्तर है कृष्णा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंग नदी और भद्रा नदी। तुंग और भद्रा के मिलने से बनता है तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी फाइनली कहाँ मिल जाती है? कृष्णा में आकर मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में आकर कृष्णा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब तो तेलंगाना में मिलती है, अब तो लोकेशन चेंज हो गया। और मैं बता दूं कि कृष्णा नदी जो आप देख रहे हैं, कृष्णा नदी पर भी 2 इंपॉर्टेंट डैम है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तुंगभद्रा नदी पर तो तुंगभद्रा डैम है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, समझ में आ गया। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? कृष्णा नदी की है। लेकिन पूछा गया कृष्णा नदी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण डैम है? इस पर 2 महत्वपूर्ण डैम है कृष्णा नदी पर। एक डैम है नागार्जुन सागर डैम, और दूसरा जो डैम है
वो है अलमाटी डैम। तो अलमाटी डैम और नागार्जुन सागर डैम ये दोनों के दोनों कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी निकलती है कर्नाटक में, सॉरी कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में महाबालेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में महाबालेश्वर से और गिरती है बंगाल के खाड़ी में आकर। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बल्लार पदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल, बल्लार पदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? ये इसका ऑप्शन ए है चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी है बीजांग बंदरगाह, ऑप्शन सी है कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी कोचीन बंदरगाह। बल्लार पदम कंटेनर केरला में कोचीन बंदरगाह है और कोचीन बंदरगाह के बगल में ये कंटेनर खोला गया था। ये कोचीन बंदरगाह का पहला शिपमेंट कंटेनर था। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। बल्लार पदम कंटेनर शिपमेंट की स्थापना 2011 में की गई थी। ये कोचीन बंदरगाह का पहला शिपमेंट था, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, केवल बीज अनुसंधान संस्थान पूछता तो नई दिल्ली में है, लेकिन बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। ऑप्शन सी, वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया वाराणसी में। वैसे वाराणसी की बात करा दूं तो वाराणसी में केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी है, यानी केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछे या केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान पूछे तो दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी। और वाराणसी में और क्या है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को? दो संस्थान मैंने बताया वाराणसी में। और मैं बता दूं कि वाराणसी का जो नाम है वाराणसी वो पड़ा है दो नदियों के नाम पर, वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर था, इसलिए उसका नाम पड़ गया वाराणसी। प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन महाजनपदों में एक महाजनपद था काशी, और काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी, याद रखिएगा। वहीं से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, हालांकि 7 पर बढ़ते हैं। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? साबरमती नदी किस पर्वत से निकलती है? इसका आंसर, इसका ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है विंध्य, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। इसका जो सही उत्तर है वो सी है अरावली। यानी कि साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। और गिरती कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में, गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। निकलती है अरावली पर्वत से और गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती तो सुना होगा, पहले एक जमाना था जब दामोदर नदी सबसे प्रदूषित हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले साबरमती नदी भारत के सबसे प्रदूषित नदी में शामिल हो गई थी। वही साबरमती नदी है जिसके किनारे, ये वही साबरमती नदी है जिसके किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। अहमदाबाद, आपने सुना होगा, अहमदाबाद को कुछ दिन पहले शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2-3 साल पहले की घटना है जब अहमदाबाद को शामिल किया गया था यूनेस्को में। जैसे भारत का एक शहर है जयपुर, उसको भी यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। तो अहमदाबाद जयपुर दोनों यूनेस्को में शामिल है। जो अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के किनारे है। क्लियर है? अभी हाल में यूनेस्को में भारत के 2 और स्थान को शामिल किया गया है। एक स्थान है रायप्पा मंदिर, रायप्पा मंदिर साउथ का है, और दूसरा गुजरात का एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। साउथ का रायप्पा मंदिर और गुजरात में धौलावीरा एक सिंधु घाटी का स्थल है। उसको हाल ही में, करंट अफेयर है, 1-2 महीना पहले की घटना है। रायप्पा मंदिर और धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। धौलावीरा सिंधु घाटी का एक स्थल है जो अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था। पूरे सिंधु घाटी में सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा में था। धौलावीरा को हाल ही में कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को में। रायप्पा मंदिर को कहाँ शामिल किया? यूनेस्को में। और जो अहमदाबाद है ये 2 साल पहले ही यूनेस्को में शामिल हो चुका है। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। और गांधी जी का एक गाना भी सुने होंगे आप लोग, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। नो डाउट गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था आजादी की लड़ाई में, लेकिन अकेले गांधी जी कमाल नहीं किए थे, कमाल और भी लोग करने वाले शामिल थे। गांधी का बड़ा रोल था, उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सब थे। लेकिन गाना क्या है? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती निकलती है अरावली पर्वत से
और गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। और बता दूं कि खंभात की खाड़ी में भारत की 4 ही नदियां गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में कितनी नदियां भारत की गिरती हैं? 4, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। 4 नदी नोट कर लीजिए। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। और माही नदी आ गया तो विशेष बात और लिख लीजिए, पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है माही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? वैसे बता दूं, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, माही निकलती है मालवा के पठार से और ताप्ती निकलती है बैतूल मध्य प्रदेश से। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र, खारा का मतलब सैलाइन, जहां नमक की मात्रा हो, आर्द्र क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र है। और मैं बता दूं, खारे पानी की नमक वाली सबसे अधिक झील भी कहाँ है? राजस्थान में। आपने सुना होगा सांभर, लनकसर, डिडवाना, पंचभद्रा, ये सब ऐसे झील हैं जहां नमक बनाने के कारखाने भी स्थापित हैं। ये सब नमकीन झील है, सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लनकसर। और जितने भी आर्द्र क्षेत्र हैं उसमें सबसे बड़ा आर्द्र क्षेत्र खारे पानी का कहाँ है भैया? वो है राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा अपना बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 से पहले तक बिहार की जो जनसंख्या घनत्व था, 2011 से पहले तक बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर बंगाल का आता था। और बिहार के लोग इतना कंपटीशन की जनसंख्या बढ़ाने में कि बंगाल को पीछे छोड़ गए। वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश को टोटल जनसंख्या में कहीं ना बिहार पीछे छोड़ दे। यानी बिहार के लोगों को पहली प्राथमिकता क्या होती है? शादी और तुरंत उसके बाद बच्चे। यहाँ के सबकी प्राथमिकता वही कि पहले शादी, बच्चे। अगर बच्चा मना भी करे तो क्या होता भैया कि शादी ना करेंगे, दादाजी जो हैं बहू को देख लेंगे तभी मौत होगी उनकी। यानी बहू देख लेंगे तो मरते तो सुकून मिलता, बाद में बहू आ गई तो पता चला पोता देख लेते तब मरेंगे। तो भैया ये सब चलता रहता है। यहाँ पर पहली प्राथमिकता क्या है? शादी। तो शादी प्राथमिकता होगी तो जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जाने दीजिए, उस पर बात नहीं करते। बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नोट कर लीजिए, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की डेंसिटी है। सेकंड नंबर पे आता है बंगाल और थर्ड नंबर पे आता है केरला। ये 3 क्रम से आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सोमशिला बांध है। ये बांध किस नदी पर है? बांध तो किसी नदी पर ही होगी। ये बांध जो है यह है पेन्ना नदी पर। किस नदी पर है? पेन्ना, एक नदी, पेन्नार नहीं, पेन्नार एक अलग नदी, पेन्ना में बोल रहा हूँ। पेन्ना नदी पर यह बांध है और यह बांध पेन्ना नदी पर, और पेन्ना नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो पेन्ना नदी पर कौन सा बांध है? सोमशिला बांध है। तो आज लोग 3 बांध की चर्चा करती है, एक अलमाटी बांध, एक नागार्जुन सागर बांध, एक तुंगभद्रा बांध, अभी सोमशिला बांध। तो काफी सारा जीके हम लोग के डिस्कशन में मिलता रहता है। आप लोग लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अधिकतम शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।